नमस्कार। बातें बहुत सारी, मुद्दे बहुत सारे, लेकिन एक जो सबसे ज़रूरी है वो है शिक्षा। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो शिक्षा पर बहुत काम करते हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि शिक्षा को बचाने के लिए काम करते हैं। शिक्षा मनुष्य के लिए कितनी ज़रूरी है और किस तरह से ये हमारी संस्कृति के साथ गुथी हुई है, आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव श्री अतुल कोठारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बात शिक्षा की करते हैं और जब आपके बारे में देखते हैं तो पता चलता है कि शिक्षा बचाओ आंदोलन, जिसमें आपने जान फूंकी, जिसे आपने खड़ा किया और इस देश में एक ऐसी लहर पैदा की जहां शिक्षा के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। तो हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा बचाओ आंदोलन, ये विचार कैसे आया और क्यों इसकी ज़रूरत आपको महसूस हुई? जब 2004 में केंद्र की सत्ता में परिवर्तन हुआ, लोकतंत्र में सत्ता में आना जाना, परिवर्तन होना एक सहज क्रम है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन एक विशेष प्रकार का था। और उस परिवर्तन के बाद जो सरकार, तत्कालीन सरकार बनी, उनका पहला अटैक शिक्षा पर हुआ कि जो पूर्व की सरकार ने जो शिक्षा में पाठ्यक्रमों में विसंगतियां, विकृतियां, गलत बातें थी उसको हटाया था, उनको फिर से लाने की बात कही उन्होंने। इसी को लेकर देश के शिक्षाविदों के मन में एक प्रश्न था कि भाई इसके बारे में कुछ करना चाहिए और आप लोग कुछ करिए। तो इसके लिए फिर देश भर के एक 90 शिक्षाविद 2 जुलाई 2004 दिल्ली में बुलाए गए। उसमें बड़े बड़े शिक्षाविद थे, हिस्टोरियन थे, शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी थे। इस प्रकार के एक 90 लोग आए देश भर से और उस बैठक में निर्णय हुआ कि शिक्षा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया जाए। और उसका नेतृत्व किया था माननीय दीनानाथ बत्रा जी, जो ये शिक्षा बचाओ आंदोलन की जितनी भी सफलता है और जो कार्य है उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो सरकार ने, हमने आंदोलन चलाया, हमने निवेदन किया, ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार मानी नहीं और फिर से नए पुस्तकें लाने का प्रयास किया। पुस्तकें नई आने, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो पुस्तकें नई नहीं थी, पुरानी पुस्तकों को नए पुष्ट में लाया गया बस। तो ये जो गलत बातें, विकृतियां, विसंगतियां फिर से लाने का जो प्रयास हुआ, उसके विरुद्ध में एक बड़ा आंदोलन मूवमेंट चला। और आपको आनंद और आश्चर्य होगा कि जब सरकार नहीं मानी तो हमने न्यायालयों का सहारा लिया और 12 न्यायालयों में हमने केस दाखिल किए, जिला न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक। और 12 केस के रिजल्ट हमारे पक्ष में आए। अरे वाह। और जो भी गलत, उस समय जो बड़े बड़े नाम थे, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्र आदि आदि, उन सब के पाठ कोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन, स्वतंत्र भारत में अगर सही इतिहास शिक्षा का लिखा जाएगा तो ये एक सफलतम आंदोलन में एक माना जाएगा कि जितने केसेस की और केस नहीं किए, ऐसे भी बहुत सकारात्मक परिणाम आए। जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की पाठ्यक्रम में जो विकृतियां थी, संसद में विषय उठा और वहीं से तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने फिर घोषणा की कि हम उस पाठ को हटा रहे हैं। तो इस प्रकार के भी कई निर्णय आए। तो एक प्रकार से ये जो शिक्षा के पाठ्यक्रमों में, पुस्तकों में विसंगतियां, विकृतियां कोई नई बात नहीं थी वैसे, लेकिन ये पहली बार विषय उठा और उसको सकारात्मक ढंग से सिरे चढ़ाने का प्रयास किया गया। ये एक बहुत बड़ी घटना देश के लिए थी। और इस परिणाम से एक महत्वपूर्ण बात देश में जो घटी है कि उसके बाद देश में पाठ्यक्रम में चर्चा का विषय बना है। जी। पहले कभी मीडिया में, आम लोगों में पाठ्यक्रम कभी चर्चा का विषय नहीं होता था। जी। लेकिन आज, तब से लेकर आज तक पाठ्यक्रम पर लगातार चर्चा हो। जैसा अभी नई सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में इस पाठ्यक्रम ला रही है, जी, तो चर्चा है, सकारात्मक होगी, नकारात्मक होगी, लेकिन चर्चा व्यापक है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इस शिक्षा। अब शिक्षा बचाओ आंदोलन के बाद आपने एक नया जिम्मा साथ में लिया, वो था संस्कृति का। संस्कृति और शिक्षा, ये दोनों को बहुत दिनों तक दूर रखा गया
और अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि संस्कृति से काट कर शिक्षा को रखा गया। आप उस पर बहुत समय से काम कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत आपको महसूस हुई, किन कारणों की वजह से, और अब जो आगे चलने वाली प्रक्रिया है वो किस तरह है? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। जब यह आंदोलन आगे बढ़ रहा था तब हम लोग कुछ लोगों जो मुख्य प्रमुख रूप से भूमिका में जो थे, ऐसे लोग हम बैठे एक बार, क्या आंदोलन का क्या परिणाम है, क्या आगे करना चाहिए, ऐसे एक विचार करने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक 10 लोग बैठे थे। तब चर्चा चिंतन से बात निकल रही, जो भी विसंगतियाँ, विकृतियाँ, गलत बातें हैं पाठ्यक्रम में, पुस्तकों में, इसको हटाने से देश की समग्र शिक्षा में बदलाव नहीं आएगा। समग्र शिक्षा में बदलाव, परिवर्तन लिए अकादमिक काम करना पड़ेगा। शिक्षा बचाओ आंदोलन ने जो कार्य किया वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि वो नींव है एक प्रकार से। तो इसके बाद फिर विचार हुआ कि शिक्षा में आधारभूत परिवर्तन, शिक्षा में भारतीयता लाना मुख्य कार्य है, ये परिवर्तन यानी। इसके लिए फिर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का गठन किया गया। दुर्भाग्य है कि 250 शिक्षा व्यवस्था के कारण हमारे देश की, कि शिक्षा और संस्कृति को दोनों को अलग कर दिया हमने। शिक्षा और संस्कृति दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। डेलर्स कमेटी, यूनेस्को की एक डेलर्स कमेटी का रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया कि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और फिर उन्होंने उत्तर दिया है कि किसी भी देश की शिक्षा वहाँ की संस्कृति और प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पश्चिम की, अमेरिका की, रशियन की पद्धति के अनुसार होनी चाहिए, उस देश की संस्कृति और प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए। आज प्रश्न यही था हमारे सामने कि क्या हमारी देश की शिक्षा हमारी संस्कृति के अनुरूप है क्या? तो उत्तर हाँ में नहीं था उस समय। तो इस दृष्टि से, और एक वाक्य मैंने एक शब्द उसमें जोड़ा जी, तो हमने कहा कि किसी भी देश की शिक्षा वहाँ की संस्कृति, प्रकृति और प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए। कल्चर, नेचर एंड डेवलपमेंट के अनुरूप होनी चाहिए जी। उस दृष्टि से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को कार्य करना है। ये हमने कार्य फिर प्रारंभ किया, और आनंद की बात है आज कि देश भर में हमने कुछ वर्षों तक चर्चा चलाई जी। शिक्षा नीति जो आज हमारे सामने आई है, हमने 2012 से शिक्षा नीति पर एक प्रकार से काम शुरू कर दिया था। हमने कहा था कि देश की शिक्षा को एक नया विकल्प देना है। अर्थात साधारण हमारी संगोष्ठियाँ, सेमिनार, परिचर्चाएं होती है शिक्षा जगत में। मैं वर्षों से छात्र था, तब से इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। तब सुनने जाते थे हम, आयोजन करते थे। तब से मेरे प्रश्न था कि 2 दिन की, 3 दिन की संगोष्ठियाँ, सेमिनार होता था, समस्याओं की चर्चा में पूर्णाहुति हो जाती थी। तो हमने कहा कि समस्या बताना तो आसान है, लेकिन हमने कहा समस्या नहीं, समाधान की चर्चा करो। तो देश में शिक्षा में गलती क्या है, गड़बड़ कहाँ है, गलत क्या बात है, वो चिन्हित तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका विकल्प क्या है आपके साथ। तो हमने कहा कि शिक्षा के विकल्प की बात करनी चाहिए, और समग्र देश की शिक्षा का विकल्प एकदम नहीं बन सकता है जी। छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे देश में एक सेक्स एजुकेशन आया था 2007-8 में जी। तो देश भर में जबरदस्त विरोध हुआ, नेतृत्व शिक्षा बचाओ आंदोलन ने किया उनका, और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ था जी। यानी हमने दिल्ली में एक सम्मेलन किया था, बड़ा सम्मेलन, तो अध्यक्षता की थी आचार्य रत्नचंद्र सूरी महाराज, जैन संत थे बड़े। उस कार्यक्रम में मंच पर जमात-ए इस्लाम हिंद के सेक्रेटरी थे, आर्च बिशप भी थे, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग थे, समाज के विभिन्न वर्ग, जो हिंदू समाज में भी अलग अलग वर्ग है, वो सब थे। तो ऐसा सभी ने एक आवाज में इसका विरोध में खड़े हुए थे, और हमने देश भर विरोध किया। केंद्र सरकार नहीं मानी, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम हटाया किसने अपने राज्य में? केरल की वामपंथी सरकार ने। कांग्रेस की सरकारों ने भी हटाया, भाजपा की सरकार ने हटाया। तो ये एक ऐसा आंदोलन था कि जिसमें सब लोग सहमत थे। तो उसको हटाने के बाद प्रश्न उठा कि आपने हटवाया, लेकिन बच्चों की समस्या तो है ना। मैंने कहा है, तो विकल्प क्या है आपके पास? तो हमने इसके विकल्प में रूप में कार्य किया, और देश के समक्ष चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व के समग्र विकास, इसका एक नया पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया हमने इसके माध्यम से। तो इस प्रकार के विभिन्न विषयों में विकल्प के रूप में कार्य करना,
सारा कार्य शिक्षा संस्कृत न्यास कर सकती है क्या? असंभव है। हमने इनिशिएटिव लिया, हमने प्रारंभ किया, लेकिन काम तो देशव्यापी होना है जी। इसलिए हम जैसे ही आज हम स्किल डेवलप इनिशिएटिव में बैठे हैं, तो ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग कार्य करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ सर ये जानना चाहता हूँ कि जब भी हम देखते हैं इन विषयों पर शिक्षाविद काम कर रहे हैं, एक चीज़ जो आम जनता के मन में आती है कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो क्या करें जिससे कि उनके सामने अगर इस तरह की कोई समस्या है या वो समझ पा रहे हैं तो वो कैसे इसमें जुड़ सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं एक बार पटियाला गया था पंजाब के जी। वहाँ यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था, उसमें छात्र भी थे। तो मैंने मातृभाषा में शिक्षा इस विषय पर एक व्याख्यान दिया। फिर प्रश्नोत्तर का समय था, तो एक छात्र ने प्रश्न मुझे पूछा कि अतुल जी ये बताइए कि हम लोगों ने क्या करना है इसमें। आपने जो बड़ी बातें बताई इतनी हम सुन तो लेते हैं, समझ भी प्रयास करते हैं, लेकिन हम करें क्या बताइए। इतना बड़ा आप कह रहे हो तो हम नहीं कर सकते। तो मैंने कुछ सुझाव दिए उनको। उसके बाद से हमने तय किया कि भाई हर विषय में आम जनता क्या कर सकती है, ये काम करना। तो ये मातृभाषा में शिक्षा हमारा है, तो उसका एक पत्रक हमने तैयार किया है। छोटी छोटी बातें हैं कि भाई अपने हस्ताक्षर अपनी भाषा में करो, अपने बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाओ, अपने घर में कोई कार्यक्रम है तो निमंत्रण पत्र अपनी भाषा में छपवाओ, अपने संस्थान के, घरों के या विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के जो नाम पट्टिका बोर्ड रहते हैं वो अपनी भाषा में लिखो। ऐसी छोटी छोटी बातें का हमने पत्रक तैयार किया। हम पर्यावरण पर काम कर रहे तो पर्यावरण कैसा पत्रक तैयार किया हमने। हम चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास काम कर रहे तो उसका एक पत्रक इस प्रकार का तैयार किया कि आम जनता क्या कर सकती है। क्योंकि आम जनता जब किसी आंदोलन के साथ जुड़ती है तभी वो आंदोलन समग्र रूप में। मुझे आनंद है कि जैसे हमारी संस्था है रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, कई संस्थाएं चल रही है, मुझे मालूम है संतोष जी के नेतृत्व में जी। तो ऐसे महाराष्ट्र में मैं जब काम के लिए जाता था, ये 2010 आसपास की बात है, तो वहाँ एक भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थान है, उनकी लगभग 40-50 संस्थाएं हैं, महाविद्यालय, विद्यालय ऐसे मिलाकर। तो उनके अध्यक्ष को ये बात गले उतर गई और उन्होंने अभियान चलाया। हजारों विद्यार्थी थे उनके यहाँ। तो सारे बच्चों को कहा कि आप अपनी भाषा में मराठी में हस्ताक्षर करिए, मराठी में हस्ताक्षर करिए। यानी हजारों लोगों को वो करवाया उन्होंने। और ये अपने आप में वाकई में स्टूडेंट्स अगर जुड़ जाते हैं किसी से चीज से। हमने एक प्रश्न उठाया कि भाई आधा ग्लास पानी दो, कोई भी आते तो अतिथि घर में आए, कोई भी मांगे जी, चाहे तो 2 ग्लास दो, फिर कोई चिंता नहीं। अभी शुरुआत में तो हमारी मजाक लोग करते थे लेकिन धीरे धीरे आपको आनंद और आश्चर्य होगा कि दैनिक जागरण ने अभियान चलाया 5-6 साल पहले जी कि आधा ग्लास पानी दो। 4-5 साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि पानी आधा ग्लास दो। और हमारे क्षेत्र में एक कार्य करने वाला है, एक RSS का कार्यकर्ता है, उन्होंने घर घर में अभियान चलाया और मुझे कहता है कि अभी 450 लोग हो गए, अभी 500 लोग हो गए कि आधा ग्लास घर में पानी देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें लोग कर सकते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने से बदलाव नहीं आता है। जिन महापुरुषों ने हम देखते हैं ना, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे डॉक्टर एडगर हो, उन सबों ने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा और उससे बदलाव आता है। तो इस प्रकार का आम जनता की सहभागिता से हर विषय के साथ जोड़ना, ये हम लोग लगातार हर विषय में कर रहे हैं। ऐसा ही एक विषय है सर, स्किल। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी स्किल इंडिया को आगे बढ़ाया और उनका पूरा फोकस इस बात पर रहा कि स्किल होना एक बेहद ज़रूरी चीज़ है। और अब स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी है जो कि मध्य भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है। स्किल का शिक्षा के साथ जुड़ना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारे एक बहुत बड़े शिक्षाविद हो गए आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी, उन्होंने शिक्षा के बारे में 3 बातें कही थी: ज्ञान, चरित्र और कौशल। कि बच्चे रटन प्रक्रिया से 99% मार्क लाए, ये नहीं होना है। बच्चे
दिमाग से बुद्धिमान बने, ज्ञानी बने, ये ज्ञान की बात है। चरित्र कि भाई बच्चों में अच्छा चरित्र दो प्रकार के, व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र। कि आज अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे आईटी वगैरह तो निर्माण हो रहे हैं, लेकिन अच्छे चरित्र है क्या उसका, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज जो देश और दुनिया की जितनी भी समस्याएं, चैलेंजेस है ना, उसके मूल में चरित्र का संकट है, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर। और तीसरी बात कही कौशल विकास, स्किल। तो ये तीनों का समन्वय शिक्षा में होना चाहिए। गांधी जी ने उसको अलग शब्दों में कहा था, हैंड, हेड एंड हार्ट। हेड यानी दिमाग से सीखे, मैंने देखा ज्ञानी बने से दिमाग से सीखे। हार्ट यानी संवेदनशील हो बच्चा, यानी जिनके जीवन में नैतिक मूल्य हो। और हैंड यानी हाथ से काम करना सीखे। तो आज सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे बच्चे हाथ से काम नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको प्राथमिकता दी गई है। और माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्राथमिकता का विषय इसको बनाया है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देश को कि देश को आत्मनिर्भर करने के लिए हम काम करें, तो हम लोगों ने सोचा कि अपनी भूमिका क्या हो सकती है। तो विचार करते ध्यान में आया कि जब तक देश का विद्यार्थी छात्र आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों को, छात्रों को आत्मनिर्भर करने में शैक्षिक संस्थानों की सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए हमने इसको एक अभियान के रूप में कार्य देश में हमने लिया है। और कौशल विकास में मैं 3-4 बातें प्रमुख रूप से कहता हूँ। अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग बातें हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए स्किल क्या है, तो बच्चे स्वावलंबी बने छोटी उम्र से ही। तो जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि भाई 5 साल का बच्चा अपना बैग है जो स्कूल ले जाने का, वो स्वयं तैयार कर सकता है क्या? 7 साल का बच्चा अपने जूते स्वयं पहन ले सकता है क्या? अपने कपड़े स्वयं पहन सकता है क्या? 10 साल का बच्चा चाय बनाना सीख सकता है क्या? तो जन्म से धीरे धीरे स्वावलंबी बनता जाए वो। छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज बच्चे, बहुत कम घर परिवार ऐसा होगा कि बच्चे स्वयं अपना काम करते हैं। वो थैला भी आकर फेंकते हैं घर में, और फिर उसकी माँ उठाकर ठीक रखती है उसको, क्योंकि शुरू से उनको इसका शिक्षण नहीं मिला। तो जीवन भर वही आदत रहती है। फिर स्त्री पुरुष की समानता की बात तो हम करते हैं, लेकिन व्यवहार में वो बात आती नहीं, क्योंकि जो जन्म से आदत बिगड़ गई वो सुधरना आसान नहीं होता है। तो स्वयं का काम स्वयं से करने से कि बच्चा को शिक्षण मिले शुरू से, और छोटी छोटी बातें जीवन में सीखे जो आवश्यक है। बच्चे में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कब होता है कि वो कोई भी चैलेंज आए तो उसको स्वीकार करने की क्षमता उनमें हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चे अपने स्वयं करना सीखते जाए धीरे धीरे। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोकल को वोकल बनाओ। तो स्किल के साथ इसको जोड़ने की बहुत जरूरत है कि स्थानीय आवश्यकता क्या है, स्थानीय कृषि की आवश्यकता क्या है, स्थानीय उद्योग की आवश्यकता क्या है, स्थानीय व्यवसाय की आवश्यकता क्या है। हर जिलों में, हर क्षेत्रों में हमारे यहाँ अपनी अपनी कलाएं हैं, अपनी अपनी विविधताएं हैं। इन सब को प्रमोशन करने में स्किल का क्या उपयोग हो सकता है। तो पहली बात है स्थानीयता को बल देना है। दूसरी बात है कि उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो जल्दी सीखता है। फिर भविष्य में वो व्यवसाय, व्यापार, रोजगार उस पर करना नहीं करना, वो इनकी अलग बात है। जैसे एक कलेक्टर का आया था, एक पेपर मैंने पढ़ा था, तो वो बात कर रहे थे, तो उनको पत्रकार ने प्रश्न पूछ लिया कि आपके पिताजी क्या काम करते थे? तो कि नाई थे मेरे पिताजी। तो क्या आप नाई का काम जानते हैं क्या? तो कलेक्टर साहब ने कहा कि बैठ जाओ कुर्सी पर, अभी बाल काट दूंगा। सही बात। तो सीखे थे। उन्होंने कहा इसलिए मुझे मेरे पिताजी पर बहुत सम्मान, स्वाभिमान है, क्योंकि मेरे पिताजी ने ये काम करके मुझे कलेक्टर बनाया है।
और कोई भी नाई के बारे में मेरे मन में बहुत सम्मान है इसलिए। अभी वो तो कलेक्टर ही कर रहे हैं, नाई का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे व्यवसाय से अपने टूट रहे हैं। कोई बच्चा गांव में रहता है, वो कोई बड़े स्थान पर बन जाता है या तो कहीं भी जाता है, बाहर निकल गया, वो गांव वापस जाना नहीं चाहता है। तो इससे हमारी परिस्थिति गांव की बहुत खराब हो रही है। तो इसलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो काम उनको सीखना चाहिए। करे ना करे कोई चिंता नहीं, वो भविष्य, अब वो कौशल तो उनको आना ही चाहिए। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता है, उस पर कौशल के लिए काम करना। आज जो AI है, तो आज के बच्चों को उसका ज्ञान होना चाहिए। और आप जैसे स्किल डेवलप यूनिवर्सिटी है, उनका काम तो ये भी बनता है मेरी दृष्टि से, करते भी होगे आप, मुझे मालूम नहीं है, कि आपके बच्चे आसपास के गांव में जाकर उन बच्चों को ये तकनीक का, स्किल का, आदि का ज्ञान दे। जैसे हम लोग झाबुआ में काम करते हैं, तो वहाँ के शारदा समूह के विद्यालय के बच्चे हैं, वो वहाँ तो अच्छी व्यवस्था है, झाबुआ होते हुए भी उनके पास सब है, तो कंप्यूटर वगैरह अच्छा जानते हैं। तो वो बच्चे जो गांव गोद लिए है उस संस्थान ने, उस गांव में जाकर वहाँ के बच्चों को कंप्यूटर, इंटरनेट वो सब सिखाते हैं। जो किसी को सिखाते हैं ना, वो सीखते बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो वो भी बच्चों के जीवन के लिए बहुत उपयोगी बात हो जाती है। तो इस प्रकार स्किल के 3 प्रकार जो है, और बेसिक जो छोटी उम्र में है, तब स्वावलंबन के लिए उनकी छोटी छोटी बातें जी, ये समग्रता से स्किल का विचार करने की आवश्यकता है। तो हमारे देश की जो बातों की कमियां है, उसकी हम पूर्ति कर पाएंगे। सिर्फ स्किल की बात नहीं है जी, कई बातों का ठीक हो जाएगा इसमें। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि जो आपने बात कही कि जीवन की शुरुआत से ही अगर कौशल आपके जीवन में आ जाता है, तो सीखने का तरीका, स्वावलंबी बनने का तरीका और आगे चरित्रवान बनने का भी रास्ता वहीं से निकलता है। आपने हमारे लिए समय निकाला। एक बात, छोटी बात जरूर कि स्वतंत्र देश तो हो गया, सही नागरिक स्वतंत्र कौन है? कि जो स्वावलंबी है, जो किसी पर निर्भर, डिपेंडेंट नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता वो है। ऐसे बच्चों का निर्माण करना, ये शिक्षा और कौशल विकास का मूल उद्देश्य है। यानी कौशल विकास, शिक्षा, ये स्वतंत्र होने का रास्ता है, इस बात को हम कह सकते हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे की गई चर्चा से हमारे सुनने वाले, देखने वाले बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।